हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस चैप्टर को। इस चैप्टर के बारे में जितने भी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर से बन सकते थे वो सभी हमने सेपरेट वीडियोस में देख रखा है। जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी को देख सकते हैं। यहाँ से हम प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले समझ जाते हैं कि जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें कि हम हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन टर्म को भी थोड़ा सा समझ जाओ कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं कहाँ पे, प्रोजनी में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर हम अपने मम्मी पापा से पाते हैं वो सभी के सभी क्या हैं, हेरिडिटी में ही आते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है। अब देखो कि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ये हमारे पेरेंट्स हैं, अगर इनसे जो प्रोजनी बन रही है तो ये प्रोजनी एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होती है ना कि अपने पेरेंट्स की, कुछ ना कुछ हमको डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो वेरिएशंस क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है। ये क्या डिफरेंस है इस बच्चे में अपने माता पिता से, वही कहलाता है वेरिएशन। तो इसको आप लिख सकते हो कि वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस। किसमें? इन प्रोजेनी। कहाँ से? पेरेंट्स से। डिग्री ऑफ डिफरेंस इन प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट्स। तो इतना हमने समझ लिया कि जेनेटिक्स में यही आपको पढ़ना है कि क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता से क्या क्या कैरेक्टर लेके आ रहा है, उसको हेरिडिटी बोल दिया गया है। और ये बच्चा अपने माता पिता से किस तरीके से अलग है, क्या क्या वेरिएशंस हैं, इसी को हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। अब देखो, इसके अलावा हमें जेनेटिक्स में कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट यहाँ भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको जानना है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए के बारे में, डीएनए के साथ साथ आप जीन को समझोगे। जीन जब पढ़ोगे तो एलिल्स समझोगे। एलिल्स के साथ ही आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में समझोगे। यहीं पे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। इसी के साथ साथ और हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आप क्रोमोसोम भी समझोगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम के साथ जीनोटाइप और फिनोटाइप। इतने टर्मिनोलॉजी हमको समझ जाने हैं कि जेनेटिक्स जब भी स्टार्ट होगा तो ये शब्द बार बार आएंगे। इसके अलावा मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ये सब भी हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इनका क्या क्या डेफिनेशन है। अगर मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको कि हम बोलते हैं डीएनए। ये डीएनए टोटल लेंथ इसकी 2.2 मीटर होती है। अब सोचो, सेल खुद ही माइक्रोस्कोपिक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा और उसी के अंदर जो हमने डीएनए रखा है वो इससे भी ज़्यादा छोटा होगा। इस डीएनए को जब आप बाहर निकालो या फिर इस डीएनए को ही सोचो, जब ये इस न्यूक्लियस के अंदर आया होगा तो ये अपनी प्रॉपर पैकेजिंग किया होगा ना। तो ये है नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर। मगर जब इसको पैकेजिंग ये कर लेता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। इसके कंडेंस फॉर्म को हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन के फॉर्म में तब तक रहता है जब तक कि ये रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब कि इसको डिवीजन नहीं करना है, तब तक ये क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा। यही क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन में क्या क्या और होता है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन भी मिले होते हैं तब ये क्रोमैटिन बनाता है। इसके अलावा जब इसको डिवीजन करना होता है तो डिवीजन वाले फेज में जाने से पहले ये डीएनए अपने आप को क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज करा लेता है। ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने बनाया है ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर, इसमें दो क्रोमैटिड होते हैं। ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। ये आपस में जिससे जुड़े होते हैं उनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। बीच में पूरा डीएनए भरा हुआ है, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ पे आपने देखा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके कंडेंस फॉर्म को जो कि डिवीजन के समय बनता है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखो, इस डीएनए को थोड़ा बाहर निकालिए ऐसे। इस डीएनए पे कुछ ऐसे इसके सेगमेंट होते हैं जो आगे चल के प्रोटीन बना लेते हैं। तो ये पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। डीएनए पे कुछ स्पेशल सेगमेंट ऐसे पाए जाते हैं। मान लो ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाएगा। तो हमें पता है पहले डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और यही आरएनए फर्दर क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। तो जो पार्ट या जो सेगमेंट डीएनए का प्रोटीन बना सकता है उसी को जीन बोला जाता है। तो जीन क्या हो गया? जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए
विच कैन कोड फॉर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बना सकता है। समझ आया? अब देखो, जो पार्ट डीएनए का प्रोटीन नहीं बना रहा है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट है जो प्रोटीन नहीं बना रहा है, उसको क्या बोलोगे? उसको कहा जाता है नॉन कोडिंग डीएनए। तो यहाँ पे अभी तक हमने कितने टर्म देख लिए? एक डीएनए को समझा कि जेनेटिक मटेरियल है। जीन क्या है? डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो प्रोटीन बना सकता है। इसके अलावा हमने क्रोमोसोम को भी समझ लिया कि कंडेंस फॉर्म में जब डीएनए अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है डिवीजन के पहले, तो उसको हम क्रोमोसोम बोल लेते हैं। इसमें डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी लगे होते हैं। अब हम देखते हैं कि एलिल्स वगैरह क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उठाओ, मान लो ये है एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या लगे हुए हैं? प्रोटीन, डीएनए पड़े हुए हैं ना पूरे क्रोमोसोम के अंदर। ये डीएनए ही है पूरा, ये ऐसे ही मैं बस बना दे रही हूँ, आप समझना कि ये डीएनए है। इस डीएनए का कोई भी एक इतना सेगमेंट ले लो, ये वाला सेगमेंट डीएनए का, वो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं ना। तो अभी आप जीन को याद रखो कि जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन, और वही प्रोटीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक कैरेक्टर या एक लक्षण के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटीन जीन से बनता है और जीन प्रेजेंट होता है डीएनए पे। अब देखो, किसी भी कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, मान लो लेंथ की बात कर लो, कलर की बात कर लो, तो कैरेक्टर ये है। मगर हर कैरेक्टर में हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वैरायटी देखने को मिलती है, वैरायटी। तो कैरेक्टर की जो वैरायटी होती है ना, उसको नाम दिया जाता है ट्रेट्स। जैसे मान लो अगर मैं कलर की बात कर रही हूँ, आँखों के रंग का, आई कलर की ही बात कर लेते हैं, तो आँखों का रंग ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। तो अगर मैंने कहा कि एक कैरेक्टर आई कलर की सिर्फ बात किया है, तो इसको बोलोगे आप कि ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक पर्टिकुलर जीन। मगर जब कैरेक्टर में वैरायटी की बात हो गई है, तो जब हम वैरायटी की बात करेंगे तो वही कैरेक्टर ट्रेट बन जाता है। और ट्रेट किसके, मतलब वैरायटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वो हो जाते हैं एलिल्स। तो यही एलिल्स क्या है, अब समझो। एलिल्स कुछ नहीं है, ये जीन के ही एक फॉर्म होते हैं जो कि क्या होते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एलिल्स को लिख सकते हो ना कि एलिल्स आर फॉर्म ऑफ जीन्स। किसके फॉर्म है? ये जीन के ही तो फॉर्म है, जो कि क्या करते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब विपरीत लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। अब इनका लोकेशन देखो कहाँ पे है, तो इनका लोकेशन भी क्रोमोसोम पे ही है, मगर एक क्रोमैटिड पे एक एलिल प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमैटिड पे दूसरा एलिल प्रेजेंट है। हर क्रोमैटिड के ये जो दोनों एलिल हैं, यही मिलके आगे क्या बना देते हैं? जीन बना देते हैं। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर जीन की बात करते हैं, तो उसमें हमको दो एलिल्स दिखाई देते हैं, और वो दोनों ही एलिल्स जो हैं वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल। अब मान लो हम लेंथ की बात कर रहे हैं कि प्लांट में हाइट की बात हो रही है, लेंथ की, तो ये लेंथ या तो टॉल हो सकता है प्लांट, या तो कैसा हो सकता है? ड्वार्फ हो सकता है, बौना हो सकता है। लंबाई और ये जो नाटा होना प्लांट का है, ये एक कैरेक्टर है किसका? लंबाई की बात की गई है। तो ये अगर प्लांट हाइट की बात कर लेते हैं, HEIGHT, प्लांट हाइट एक क्या है? कैरेक्टर है ना, एक लक्षण है ये। इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जीन होगा। मान लो उस जीन को आप T लेटर से डिनोट करते हो। किस लेटर से? T लेटर से। इस कैरेक्टर के लिए जो जीन है वो T लेटर है। अब कैरेक्टर में वैरायटी आपको देखने को मिल रही है कि ये कैरेक्टर या तो टाल होगा या डॉर्फ होगा। तो जब टॉल की बात की जाती है तो वहाँ पे हम समझते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जब भी डोमिनेंट आएगा तो आप कैपिटल T का यूज करोगे, ड्वार्फ वाले के लिए हम स्मॉल t का यूज कर लेते हैं। तो अगर इसका लोकेशन बनाया जाए क्रोमोसोम पे, तो कैसे बनेगा? देखो, ये है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक कोई, जो क्रोमोसोम पे डीएनए है उसका कोई एक सेगमेंट पे ही जीन होगा जो प्रोटीन बनाएगा, और एक क्रोमैटिड में एक एलिल प्रेजेंट है। अब हम लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई, अगर प्लांट लंबा है तो यहाँ पे लंबाई वाला जीन होगा। तो लंबे प्लांट के लिए टी वाला एलिल है ना, तो यहाँ पे भी टी लिख दो, यहाँ पे भी टी लिख दो। अब ये वाला जो क्रोमोसोम है या इस पे जो हमको जीन मिल रहे हैं, इसके वजह से प्लांट कैसा होगा? लंबा होगा, टॉल प्लांट होगा। अगर एलिल ड्वार्फ वाले हैं, अगर प्लांट की हाइट आपको बौना देखना है कि अगर वो छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा?
स्मॉल टी वाला एलील प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी स्मॉल टी वाला प्रेजेंट होगा। तो इस प्लांट का जो जीन हो जाएगा वो स्मॉल टी हो जाएगा, और प्लांट की हाइट कैसी होगी, बौना होगा, ये प्लांट ड्वार्फ प्लांट होगा। तो अभी तक हमने एलिल्स को समझा कि जीन तो हमने देखा क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन बना रहा था, और ये एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कैरेक्टर में जब वेरिएशन या वेराइटी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एलिल्स का यूज़ करेंगे। एलिल जीन के फॉर्म होते हैं जो कि क्रोमैटिड पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एलिल हैं वो विपरीत लक्षणों को दिखाते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को दिखाते हैं। अब देखो, इस एलिल के बेसिस पे हम समझेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीन को, कंडीशन को। जब कभी भी एलिल जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे वो सेम तरीके के हों, जैसे यहाँ पे हमने देखा कैपिटल टी, यहाँ पे देख लिया कैपिटल टी, तो जब सेम एलिल प्रेजेंट होंगे तो वो कंडीशन कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, होमोजाइगस कंडीशन, इसी को बोलते हैं समजात कंडीशन है ये। और अगर कभी आपके जो एलिल प्रेजेंट हैं वो दोनों विपरीत हैं, मतलब कि दो अलग अलग एलिल हैं, एक लंबाई वाला एलिल है और एक बौना होने वाला एलिल है, तो जब एलिल विपरीत लक्षणों वाले हो जाएंगे, एक ही लक्षण के विपरीत एलिल प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोल दोगे, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस में क्या देखा हमने, एलिल का जो टाइप है वो डिफर है, यहाँ पे दोनों एलिल एक जैसे हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं, मगर लक्षण नहीं बदलेंगे आप। अगर यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ उसका दूसरा वाला विपरीत स्मॉल टी हो जाएगा। तो हमने होमोजाइगस में देखा दोनों सेम टाइप के, हेटेरोजाइगस में दोनों अलग अलग टाइप के। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम फिनोटाइप और जीनोटाइप भी समझ लेते हैं। फिनोटाइप का मतलब हो जाता है फोटो। फोटो से क्या देखोगे, फोटो में हम देखते हैं बाहर का अपीयरेंस ना, मतलब आउटर अपीयरेंस की बात होती है यहाँ पे। कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बाहर से देखने पे कैसा है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इसकी हाइट लंबी है, तो लंबा प्लांट है तो हमने देख के सिर्फ बता दिया कि ये लंबा है। ये प्लांट छोटा था तो हमने देखा और बोल दिया कि देखने में ये छोटा है। हमें इसका जीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसका जीन क्या है, इसका जीन क्या है, सिर्फ आपने इसको देखा और देखने के बाद आपने इसके मॉर्फोलॉजी या आकारिकी के बेसिस पे बता दिया कि ये हाँ, ये देखने में प्लांट लंबा है, ये छोटा है, तो इसी को बोला जाता है फिनोटाइप। आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे प्लांट को किसी भी जीव को उसके बारे में बताना। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं। जेनेटिक मेकअप का मतलब है कि अगर ये प्लांट टॉल है तो इस लंबाई के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमने जीन पढ़ा था ना कि लंबाई के लिए टी होता है, और अगर लंबा है तो दोनों ही एलील अगर टी हैं तो लंबा हो गया ये। अगर ये प्लांट छोटा है तो इस छोटे प्लांट के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन की जब भी बात कर लोगे तो जेनेटिक मेकअप का जहाँ कहीं भी आपने जिक्र किया तो वो जीनोटाइप हो जाएगा। सिर्फ फोटो या आउटर अपीयरेंस की जहाँ भी बात करोगे वो फिनोटाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया जीनोटाइप और फिनोटाइप के भी बारे में। अब हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो यहाँ पे हमें मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ मेंडल के बारे में ही कि मेंडल थे कौन।